हम पहला सेशन अब शुरू करने जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश को चाहूंगी कि वो मंच पर आएं और हम पहला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। विकसित भारत का सपना है हमारा, सपनों की दुनिया हो उजियारा। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़े, हर हाथ को रोजगार और हर दिल में खुशियां चमके। सड़कों से लेकर शहरों तक रोशनी हो फूले। स्वास्थ्य और सुरक्षा हर घर में पूरी हो चले। संस्कृति और परंपरा का हम करें मान, विकसित भारत बने हर नागरिक की शान। जयप्रकाश, ओवर टू यू। शुक्रिया दिव्या। नमस्ते आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा। तो उत्तर प्रदेश की बात देवरिया से, और देवरिया में भी हम कृषि कुंभ की बात करेंगे, क्योंकि किसानों की स्थिति क्या बदली है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक किसानों की स्थिति बदली योगी सरकार के आने के बाद। क्या क्या कुछ काम हुए, किसानों को कितनी योजनाएं मिली, इस पर खुद चर्चा के लिए आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सूर्य प्रताप शाही जी का मैं अगर परिचय दूं तो मुझे लगता है कि यह कहना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की, चुनाव लड़े, हारे, जीते, पार्टी संगठन को बारीकी से समझते हैं, क्योंकि अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, और अब 2 बार से लगातार कृषि मंत्रालय उनके पास है। यानी किसानों की बागडोर उनके हाथ में है। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं, और 2027 का चुनावी माहौल बनने भी लगा है, उसकी क्या तैयारी चल रही है। तो तमाम पहलुओं पर आज हम बात करने के लिए देवरिया से सीधे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मंच पर। हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात देवरिया से, और देवरिया में कृषि कुंभ और किसानों की बागडोर, यूपी के किसानों की बागडोर आप पर है। पहले इस कार्यक्रम के लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, और ख़ास तौर पर जी न्यूज़ को, कि आपने देवरिया से उत्तर प्रदेश के विकास की बात की शुरुआत की, और इस कृषि कुंभ का आपने आयोजन किया। इसके लिए जी परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार है। थोड़ा आप माइक ऊपर रखिएगा सर। मेरा पहला सवाल ये है, कल बजट आया, बजट पेश हुआ, इस केंद्रीय बजट को कैसे देखते हैं, और फिर आने वाले वक्त में यूपी का बजट आने वाला है, किसानों के लिए कितना लाभकारी रहेगा ये बजट? देखिए, अब की बार का जो केंद्रीय बजट है वह 53 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट रखा गया है। स्वाभाविक रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प जो 75वीं वर्ष आज़ादी के वर्षगांठ पर उन्होंने शुरू किया था अमृत महोत्सव के रूप में, यह अमृत काल का पहला बजट है। पिछले 10 साल उनके, सर थोड़ा माइक ऊपर रखिएगा तो अच्छे से। पिछले 10 साल देश के भीतर सबका साथ सबका विकास के आधार पर कैसे आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाई जाए, इसके लिए वो समर्पित बजट रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे देश के भीतर उस समय जब वो देश के प्रधानमंत्री हुए तो लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इस 11 साल की अवधि में 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा के जीवन से बाहर किया है, यानी पर कैपिटा इनकम $4000 के करीब हुई है। तो जो एक कठिन और दुष्कर काम था, उस काम को उन्होंने सरल बनाया, और इसलिए जन सामान्य का जीवन कैसे अच्छा होगा। हमारा देश भूखमरी के लिए जाना जाता था। देश में किसी की भूख से मौत न हो, सबके इलाज की समुचित व्यवस्था हो, सबको बिजली का बेहतर प्रकाश मिले, और हर गांव सड़कों से जुड़े, और सबके घरों में बिजली की रोशनी पहुंचे और पीने का पानी पहुंचे। यह उस समय की सरकार की प्रायोरिटी उनकी रही है, और उस प्रायोरिटी के माध्यम से ही चलते हुए उन्होंने देश की आज चौथी अर्थव्यवस्था की सफलता उन्होंने हासिल की। स्वाभाविक रूप से कि अब भारत जब देश की चौथी अर्थव्यवस्था बना है तो दुनिया का आकर्षण भी बना है, और दुनिया भारत से कुछ चाहती भी है। जहां हमारे देशवासियों को जो जरूरत है, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसी तरीके की मांग है, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है आज की।
दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। तो भारत में विविध प्रकार की भाषाएं हैं, विविध क्षेत्र जलवायु है और विविध प्रकार के लोग हैं। सबको समायोजित करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक इंटीग्रेटेड रोड प्लान उन्होंने तैयार किया, तो मैप तैयार किया। और अब की बार उन्होंने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास कैसे हो, इसके लिए उसको ऊपर फोकस किया है। और वो भी कैसा, तो आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुरूप। तो जो राजनेता जी सिर्फ भूत और वर्तमान को ही देखेगा तो वो सफल नहीं हो सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री ने वर्तमान को भी देखा और भारत के आने वाले भविष्य को भी देखा है। और इसीलिए इस साल उन्होंने यह विशेष रूप से यह व्यवस्था बनाई कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आगे की ओर बढ़ाया जाए। इस दृष्टि से इस बजट के भीतर हाईलाइट किया है कि अब जब हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था देश के भीतर खड़ी हो गई है, हमारे पास बड़ी संख्या में आज IIM बन गए हैं, देश में हमारे पास बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, मेडिकल कॉलेजेज और एम्स हमारे पास हैं, तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में जो चीज़ अच्छी जाएगी आपकी, वही वहाँ पर उसकी स्वीकार्यता होगी। यदि हम किसी यहाँ से खेती का ही कोई सामान ऐसा जो मानक स्तर पर नहीं है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर यदि ज़्यादा है, तो खास तौर पर यूरोपियन कंट्री या अमेरिका के लोग उसको पसंद नहीं करते। तो हमें तो आज हमारे देश को दुनिया के मांग के अनुसार, क्योंकि आज हम अपनी खपत के बराबर जो हमारी खपत है उससे सरप्लस हर चीज़ में हम बढ़ रहे हैं। जिन चीज़ों में हम सरप्लस नहीं है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनाना है और हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना है। आत्मनिर्भर इसलिए बनाना कि यदि हमारे देश की पूंजी उन सामानों को खरीदने के लिए विदेश चली जाती है जी, तो स्वाभाविक रूप से वो पैसा तो विदेश चला गया, खपत हमने करी, तो हम वो चीज़ों का निर्माण करें जिसका निर्माण हम खुद कर सकते हैं और खपत अपने देश के भीतर कर सकते हैं, जो आज बाहर से मंगाई जा रही है। चल मंत्री जी, आपने एक सेंटर की जो योजनाओं का आपने जिक्र किया, लेकिन अब आप लोग क्या देने जा रहे हैं? हालांकि अभी आप पत्ते नहीं खोलेंगे बजट को लेकर, लेकिन क्योंकि अब चुनावी मौसम है ये और चुनावी बरस है ये यूपी के लिए, तो कुछ बड़ी सौगात हम किसानों को अब आने वाले वक्त में देखने वाले हैं, खासकर जो आप यूपी का बजट पेश होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अकेले उत्तर प्रदेश से 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं जी, और हमारा अभी 9वां साल पूरा होने वाला है। हम लोगों ने 2.25 लाख करोड़ रुपए का, हम जब आए थे तो 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश का था। पिछली साल जब हमने रखा अपना बजट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, तो देश का सर्वाधिक बजट वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना, जिसने 8,08,000 करोड़ रुपए अब की बजट परिव्यय की व्यवस्था करी। और अभी जब हमारा सप्लीमेंट्री सीजन आया था तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री में भी 14,000 करोड़ जोड़े उसके साथ, कि जिससे 8 करोड़ 22 लाख रुपया हुआ। तो इस 8,22,000 करोड़ रुपए और भारत सरकार की योजनाओं के साथ अपने को जोड़ करके, जिसको मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, कि इन दोनों योजनाओं के जो डबटेलिंग हमने उसके साथ करी, तो आज उत्तर प्रदेश का परिदृश्य कोई भी यहाँ पर जो बैठा हुआ है, जो 9 साल पहले देखा था और आज जो देख रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश को देखे, देवरिया को देखे, या वाराणसी को देखे, या लखनऊ को देखे, या गोरखपुर को देखे, या आजमगढ़ को देखे जी, या इटावा मैनपुरी को देखे, आज उसके भीतर एक व्यापक बदलाव, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर उसका व्यापक बदलाव हुआ है। मंत्री जी, लेकिन आपने बताया कि बजट अगर बड़ा आता है तो फिर एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, खासतौर पर यूपी के किसानों की भी। स्वाभाविक है कि आपके घर में यदि 4 लड़के हैं और एक जो है वो
थोड़ा नकारा है तो उससे घर परिवार वाले भी उसकी उम्मीद नहीं करते। हाँ, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसे नकारों को 60 साल तक तवज्जो देता रहा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो 1947 में देश का सबसे सक्षम राज्य था, वह गरीब, वो बीमारू राज्य के श्रेणी में तभी खड़ा हुआ जब यहाँ पर नकारा लोगों को चुनना यहाँ की जनता ने शुरू किया। उससे मुक्ति मिली है तो आज वो बदलाव दिखाई दे रहा है, और वो बदलाव और तेजी से चले, इसके लिए फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए वेलफेयर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक और कल्चरल से लेकर के कल्चरल टूरिज्म तक और मेडिकल टूरिज्म तक हम सबको फोकस कर रहे हैं और निरंतर उस पर हम आगे के रास्ते पर बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक और सवाल मंत्री जी, आपने भी बताया केंद्र सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, यूपी सरकार, और दिशा बदली है, इसमें कोई दौरान नहीं। मैं इस मंच से कह सकता हूं कि यूपी में किसानों की स्थिति बदली है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। खाद की कालाबाजारी, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब अच्छा है। हाँ। हम सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। 60 साल के कोड़ को और आप यदि सोचते हैं कि 10 साल में ठीक हो जाएगी, संभव नहीं है। उसको हम उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, और हमारी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी दोनों सरकारों ने उन समस्याओं से निजात दिलाई है। आज देश के भीतर भूख से मरने वालों का कोई समाचार नहीं आता। आज हर आदमी को इलाज मिले, इसके लिए मेडिकल कॉलेज हर जनपद के भीतर उपलब्ध हो गए हैं। यह किसी अन्य 60 साल कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया, उसके नीतियों में मंत्री जी, मैंने तो तारीफ उन्हें की ना, तो एक एम्स बनाने में उनको 1 दशक लगते थे। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के भीतर 2 एम्स बना दिए। हमें तो आए 9 साल हुआ। मैं आपकी तारीफ करते हुए, आपके विभाग की तारीफ करते हुए, आपके विभाग की तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहा हूं ना, मेरा वो सवाल पूरा हो जाए। खाद की कालाबाजारी नहीं रुकी, किसानों पर किसान पिट रहे हैं खाद की कालाबाजारी के। एक अहम मुद्दा है, मेरे मुद्दे सुन लीजिए, फिर मैं जवाब चाहूंगा। खाद की कालाबाजारी नहीं रुकी, किसान पिटे, इस बार भी पिटे बेचारे लाठियों से, क्यों नहीं रुकी? पहला सवाल। दूसरा सवाल बनता है, सर मैं बहुत रूरल पे हूं, मैं यहाँ ठीक है, मैं अब कोट पैंट पहनकर आपसे बैठा हूं, मैं बहुत रूरल रिपोर्टिंग करता हूं ग्राउंड पर। मुझे लोगों ने बहुत जाकर कहा, और ये सब बता देंगे, यहाँ सारे लोग होंगे, किसान भी बहुत लोग हैं, सब लोग बताएंगे आवारा पशु, छुट्टा जानवर किसानों की फसलें खा रहे हैं, किस लोगों को परेशान कर रहे हैं, उससे आप निजात नहीं दिला पाए। और मुझे लोगों ने कहा, भैया योगी जी को हम वोट दे देंगे, लेकिन भैया उनसे जरूर कह देना आवारा छुट्टा जानवरों से हमें मुक्ति दिला दे। वोट आपको मिलता है। क्या आप चाहते हैं कि जो है वो जीव जंतुओं का वध शुरू कर दिया जाए? क्या जी परिवार ये चाहता है और देश की जनता चाहती है? किसान परेशान रहे। मैं देखिए, इसी देवरिया जनपद के भीतर एक नीलगाय के मारने पर और कई दिनों तक कई जगहों पर तनाव रहा, और कई लोगों को उसके लिए जेल जाना पड़ा। 50 लोग जेल जाते थे उसके लिए। क्या आप वही स्थिति को ले आना चाहते हैं? इस प्रकृति का एक हिस्सा जानवर भी है। आप कुत्ते के लिए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तब आपकी सोच कहां चली जाती है कि जिन लोगों ने लाखों लोगों को काटा, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट। मेरे यूपी के किसान को तो बताइए ना, उसका समाधान तो इस नजरिए को थोड़ा सा देखिए। नजरिए को जब तक आप फर्क नहीं करेंगे, बाघों की संख्या घट गई तो आप चिल्ला रहे थे कि बाघ तो लुप्त होते जा रहे हैं भारत से, चीता खत्म हो गए तो लुप्त हो गए। रिवाइवल प्रोग्राम मोदी जी ने ला करके खड़ा कर दिया, तो आज हम दूसरे देश को भेज रहे हैं। और अभी जो उन्होंने कानून, अभी जो बजट लाई है उसके भीतर ये व्यवस्था बना दिया है कि बाहर से जो इस तरीके के एनिमल्स आएंगे उनको हमारी ड्यूटी उसकी बढ़ा दी, उससे हम इनकम करेंगे। तो उन्होंने तो इन जंगली जानवरों को भी आय के स्रोत के रूप में खड़ा कर दिया। यही इस बजट में ये भी प्राविधान, उसको शायद आपने पढ़ा नहीं इसको। तो हम उस रास्ते पर चले। जहां तक एग्रीकल्चर की बात पर मैं आता हूं, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और सन 75 में आया था,
मंत्री जी देखिए, आप मेरा संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। मुझे दो मुद्दों पर जवाब है। किसान के खाद के लिए पिटा, कालाबाजारी हुई। बता तो रहा हूं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं तो आपकी तारीफ करते हुए आगे बढ़ा ना। मैं तो हमारा किसान क्यों पिटा, मैं तो बता खाद रहा की हूं। कालाबाजारी क्यों नहीं रुकी, आवारा पशु से कैसे मुक्ति मिलेगी? 74 और जिस गौ जिस बात की आप कह रहे हैं मैं गाय कट रही हैं, जो आप वो तो पूछे, स्वामी देखिए, जी अभी मुक्तेश्वरानंद आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि गौ मांस नहीं रुक रहा है यहाँ पर, गौ जो मांस आप तस्करी होती है। पूछेंगे मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा मेरे दो मुद्दों पर जवाब दे दीजिए, ना। फिर आगे मैं बढ़ते बता हैं। रहा हूं ना, एक एक चीज पर आइए ना। आप एक चीजों को एक साथ जोड़ देंगे तो नहीं बता सकता मैं। 74-75 में पढ़ता था तो देश में गेहूं इंपोर्ट होता था। लोगों को भूखमरी से प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की जानें जा रही थी। जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था, यानी वही 73-74 में, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का उसके पहले 72 में मुख्यमंत्री थे, और समाचारों में आया कि सोनभद्र और ललितपुर के लोगों ने पत्ते खा करके अपने जीवन व्यतीत किए हैं। यह कांग्रेस का हुकूमत था। और जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो उसी सोनभद्र और ललितपुर में उसके पहले साल 14 में ही, जब उत्तर प्रदेश में दूसरे दल की सरकार थी, तो पीने का पानी जो है रेलवे के टैंकर से भेजा गया। इस 10 साल में आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के बारे में, कि किसी जिले के भीतर हमें टैंकर से पीने का पानी रेलवे के टैंकर से भेजना पड़ा? किसी जिले के लोगों को जंगली पत्तों को खा करके जीना पड़ा है? आज उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। 637 लाख मीट्रिक टन पिछले साल पैदा हुआ था। इस साल 737 लाख मीट्रिक टन हुआ था। इस साल 770 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं। और आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न 11 लाख कुंटल धान, हमारा चावल उत्तर प्रदेश का इस साल एक्सपोर्ट हुआ है दुनिया के दूसरे देशों में। जिस भारत के लोग एक एक अन्न के लिए मोहताज थे जिस उत्तर प्रदेश के भीतर, आज वह उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी की सरकार के योजनाओं की वजह से एक्सपोर्ट कर रहा है। और आज जो जब हम लोग चुनाव लड़े थे अभी विधानसभा का 2017 में, तो धान की कीमत इस देवरिया जिले में 750 रुपया और 800 रुपये कुंटल, कोई खरीदने के लिए कोई पुरसा हाल नहीं था। आज वो धान जो है वो 2350 रुपये कुंटल के हिसाब से सामान्य बाजार में 2000 रुपये कुंटल से बिक रही है। बिक रही है, तो लेकिन बिचौलिए भी आ रहे हैं। बिक रही है, बिचौलिए भी आ रहे हैं। सुनो सर ना, तो आपको नहीं लगता कि 9 साल में 700 से उठ करके और कहां पर चले गए? ये आपको नहीं दिखाई देता? ये हमारी नीतियों का परिणाम है ना। आपने कहा फर्टिलाइजर हिंदुस्तान का रॉ मटेरियल उत्तर भारत के किस देश के भीतर, किस प्रदेश में पैदा होता है? जितना डीएपी है, एनपीके है, उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल, आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उस जो आती है, जितने बड़े पैमाने पर मंगाई जाती है, उसके लिए कितने वेसल्स की जरूरत पड़ती है? और यदि वो आते हैं तो वो क्या देवरिया से या गोरखपुर से कोई भी सीसोर 1500 किलोमीटर से कम है? बावजूद उसके 2016-17 में उत्तर प्रदेश के भीतर 70 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर का यूज होता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पिछले 5 साल से 115, 16 लाख, 17 लाख मीट्रिक टन इस्तेमाल हो रहा है। यह मेरी सरकार है। जोरदार तालियां भाई। देखिए, बदलाव तो हुआ है और किसानों की स्थिति बदली है, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ मुद्दे। रुक जाओ भाई साहब, इतना जल्दी में क्यों है? नहीं, आपको टाइम दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, मुझे जल्दी है लेकिन अब आपने छेड़ा है तो बता रहा। जहां पर आप खड़े हैं इससे 2.5 किलोमीटर पर एक वेयर हाउस था उस जमाने में, आज भी है। तब हमारे माननीय सदर विधायक देवरिया कम आते होंगे। 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक
3 किलोमीटर लाइन लगी रहती थी भीमपुर घोड़ा में फर्टिलाइजर के लिए 15-15 दिन तक। हाँ बताइए भाई देवरिया वालों, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं मैं? योगी जी और मोदी जी के आने के बाद आपने कभी वहां पर लाइन देखा है? ये है बदलाव। बिल्कुल बदला। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी त्रिपुरा ये हमने किया है किसानों से बदलाव। पूछ ही लेते हैं, बहुत सारे किसान भी बुलाए वो हुए हैं। किसानों से पूछ रहा क्या हूं मैं। बदलाव हुआ है त्रिपुरेश? जरा पूछिए लोगों से, वाकई मैं में तो बदलाव कह रहा हुआ हूं ना। है या नहीं हुआ ग्राउंड पर? मेरे हाँ, सहयोगी पूछेंगे, हाँ, बता आमना दीजिए। सामना करा और देते हैं। उतना- बिल्कुल हाँ। बहुत अच्छी बदलाव है सर। जी। खाद उपलब्ध होना, खाद की गुणवत्ता होना, पेस्टिसाइड में गुणवत्ता होना। पहले यही दवाइयाँ हुआ करती थी कि प्राइवेट से अच्छी नहीं मिलती थी, कोई जाना नहीं चाहता था। आज ये स्थिति है कि सारे लोग दवाओं का, हर चीज़ का हेल्प मिलता है, काफ़ी हम लोग को बेनिफिट है। हम लोग सब और लोगों से भी उत्साहित करते हैं कि आप जाइए, अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी, अच्छी खाद मिलेंगी। हम भी काश्तकार हैं। चलिए और भी पूछे, और भी लोगों से पूछेगा। मैं आ रहा हूँ मंत्री जी, पहले पूछ ले फिर आ रहा हूं। जी। सरकार ने अपने मंत्रालय का नाम बदल के ही पहले मंशा जाहिर कर दिया कि कृषि कल्याण मंत्रालय। हमको परंपरा और तकनीक से जोड़ा है सरकार ने। हम परंपरागत खेती करते थे और तकनीक से सरकार ने जोड़ा है। तो जो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ज़्यादा प्रयोग करते थे, अब हम प्राकृतिक खेती की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हम परंपरा के तरफ भी वो लौट रहे हैं और तकनीक से हमारा उत्पादन बढ़ा है। जी कुछ आपका सवाल सर मंत्री जी से? नहीं मंत्री जी सब कुछ मिल रहा है। चलिए देखिए, लगभग स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत मैं सवाल का स्टूडेंट्स के पास भी लौटूंगे। अगर आप बच्चों के कोई सवाल हो मंत्री जी से जरूर पूछेगा। सर देखिए तारीफ कर रहे हैं, मैंने कहा बदलाव हुआ, लेकिन मुद्दों पे नहीं छोड़ूंगा सर, बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास। अभी जाते ये इंटरव्यू बहुत लंबा है। मैं पूछूंगा देवरिया में रोजगार कब आएगा, मैं पूछूंगा चीनी शुगर मिल बंद है क्या होगा। एक मिनट रुक जाइए। ये जो आपके इस होटल के सामने जो सड़क है, ये आज से 10 साल पहले ऐसी दिखाई देती थी? पूछिए इनसे, दिखाई देती थी? देवरिया शहर में 10 घंटे बिजली आती थी? पूछिए इनसे। नहीं मुझे पता है सर, पता, मैं आया हूँ देवरिया तो बार जब बार। आप आए हैं तो इनसे पूछे ना क्या यही तो बदलाव है। यही मैं कह रहा था, शुरू में ही मैंने बिना इस आपके भूमिका के बताया कि आम आदमी के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव हमारी सरकार ने लाया और उसके लिए जो बेसिक चीजें थी। मैंने भी 30 साल नारे सुने हैं कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। आज रोटी कपड़ा और मकान मांगने वालों का बात खत्म हुई है। अब आगे का अलग, अब इसके आगे के सवाल खड़े हुए हैं लेकिन फिर कि भी कैसे पलायन हम क्यों जो हो है रहा है? कैसे हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। पलायन क्यों हो रहा है? फिर भी आप कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान नहीं, अगर कहीं सबको कहीं मिल रहा है कहाँ पलायन, तो कहाँ पलायन हुआ हो रहा है, लोग किस जा रहे हैं जगह? बाहर। कहते हैं कि रोजगार आप की मुझे तलाश बताओ में ना कि देवरिया से, पलायन कहाँ हुआ? देवरिया में रोजगार की कमी है, इसलिए यहाँ के युवाओं को बाहर जाना स्वाभाविक पड़ता है। रूप से हाँ इसके लिए देवरिया के लोगों को भी, और सरकार तो खड़ी है आपके साथ। आज ही मैं 18 करोड़ रुपए का कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन करने जा रहा हूं आज इसी देवरिया में। एक भी कोल्ड स्टोरेज देवरिया में चल रहा था भाई साहब? बोलिए भाई, 10 साल पहले कोई कोल्ड स्टोरेज चलता था? तो जब काम शुरू करोगे आप, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन में 50 साल के हो गए। जी क्रमशः आप पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तब जूनियर हाई स्कूल में गए, तब आप इंटरमीडिएट में गए, उसके बाद आपने जो है ग्रेजुएट्स किए, पोस्ट ग्रेजुएट किए और प्रोफेशनल हो गए। तो ये जो वक्त लगेगा, इस बजट के भीतर इसकी भी व्यवस्था किया है कि कैसे स्किल डेवलपमेंट विभिन्न बिल्कुल क्षेत्रों के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना करके हमारे प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ जी ने 35 विभागों की नीतिगत पॉलिसियां निर्धारित की। आज भी हमारी एक मीटिंग रात में मुझे जानकारी लगी, आपके वजह से नहीं जा पाया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ संपन्न हो गई, कि उत्तर प्रदेश अपनी सीट पॉलिसी बना रहा है। और उत्तर प्रदेश की सीट पॉलिसी का अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेरे नहीं, मैं चूंकि अब यहाँ पर था इसलिए मैं नहीं रहा हूँ, मैं उसको ओके करके आया था, जिसका प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हुआ। तो हम अब किसान से उसको जो है वो बीज निर्माता की ओर ले जा रहे हैं। जी
अब ऐसा तो नहीं है कि एक मंत्र दबा दिया और बीज आके तैयार हो गया। एक वैरायटी के बीज के लिए लगभग 8 से 10 साल उसको रिसर्च लगती है, तब हम एक अच्छी वैरायटी किसान को देते हैं। हम लोगों ने और मोदी जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर वैराइटल चेंज किए हैं, जिसकी वजह से जो खेत आज यहाँ पर है उसी खेत की आज प्रोडक्टिविटी बढ़ करके 4 से 5 कुंटल उस वैरायटी की वजह से हुई है। हमने इनको बड़े पैमाने पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए हैं सब्सिडाइज रेट पर 40%, 50% और 80% पर 3 क्राइटेरिया बना करके और 3 प्रकार के कृषि यंत्रों को देते हैं उनको। जी। आज देवरिया जिले के भीतर 70% खेतों के भीतर लाइन सोइंग हुई है। ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा मंत्री जी, एक और मेरे तो सवाल। उसी टेक्नोलॉजी की वजह से खेत तो वही है, किसान भी वही है। इतनी एक हाईवे बन गई, इतने होटल्स बन गए, सब खेत तो बदल गए उसी के भीतर। बावजूद हम देश के फूड सिक्योरिटी को, और सिर्फ अपने देश की फूड सिक्योरिटी को नहीं, दूसरे देश की फूड सिक्योरिटी को हम सिक्योर करके रखे हैं। यही मोदी जी और योगी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। मंत्री जी एक सवाल, क्योंकि शुगर मिल का एक बड़ा मुद्दा था और आपको भी पता, आप तो कृषि मंत्री हैं, पश्चिम की बहुत सारी शुगर मिल को चला भी दिया आप लोगों ने, वहाँ अच्छा हो रहा है। लेकिन जिस जगह हम बैठे देवरिया में, यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। हमने आप बेचे देखिए थे धरना देते हैं, कुछ बिक चुकी हैं, ऐसी स्थिति क्यों आई? इसको कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी ने या राजनाथ जी ने या योगी जी ने बेचा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेचा। मैं बेचा हो तो बता दीजिए। जिन लोगों ने बेचा उन्होंने अपराध किया, जिन लोगों ने बंद किया उन्होंने अपराध किया। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी देवरिया का जितना गन्ना उस समय पेराई होती थी, उससे अधिक गन्ने की पेराई हम देवरिया में करा रहे हैं, बगल में डांडा में। और इनके पेमेंट जो 2 साल 3 साल पर होते थे, वह मिल बंद होने के 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने के भीतर पाई का भुगतान करा रहे हैं। तो जो इकॉनमी थी वो तो इकॉनमी हमने टर्न अप कर दिया। हम तो आज जो हमारा दूसरा प्रेजेंटेशन था कि गन्ना के भीतर हम कैसे इंटरक्रॉपिंग करें। जी। गन्ना कोई भी क्रॉप लगाए जाने की वजह से, धान हो या गेहूं हो या गन्ना हो, जमीन की फर्टिलिटी घटती चली जा रही है। तो उस फर्टिलिटी को किसान जो पहले फसल चक्र में खेती करता था, हर प्रकार की खेती करता था, उसने धीरे धीरे छोड़ दिया। फोकस ये हो गया कि हमको यही काम खाली करना है। जो थोड़ा उसके लिए सरल था उसको उसने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन सिर्फ धान, गेहूं और गन्ने से काम नहीं होने वाला है। अब यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं ले आकर के 1 पाव चीनी एक कटोरे में रख दूं जी, आप इसी को खाओ, आज दिन में भोजन नहीं करना है, कितने लोग इसमें से खाएंगे? बिल्कुल। हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि गन्ना के किसानों को पेमेंट हो, इसके लिए हम लोगों ने इथेनॉल और कोजेंट प्लांट से उसको जोड़ दिया। तो कोजेंट, जब हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया और कोजेंट प्लांट के आज जो जनरेशन हमारे पास है, तो शुगर इंडस्ट्री से भी इस जनरेशन हमको मिल रही है। और कोजेंट इथेनॉल को भारत सरकार ने, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेट्रोल में 5% उनको मिलाने के लिए उन्होंने उस समय मिक्सिंग के लिए अलाउ किया था। मोदी जी ने आने के बाद उसको 10% किया और फिर आगे जाकर के 15 से 20% किया जी। तो उससे हमारी उस अर्थव्यवस्था का जो क्राइसिस में चली गई थी उत्तर प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री, उस वक्त उसका रिवाइवल शुरू हुआ है। और जहाँ तक देवरिया के चीनी मिलों का सवाल है, देवरिया के चीनी मिलों का सारे मुकदमे, चाहे देवरिया हो, बैतालपुर हो, भटनी हो, ये सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने रिव्यू के भीतर रखा है। ऑलरेडी चूंकि एक सेल हो चुकी थी, रजिस्ट्रेशन हो चुका था और उनके फेवर में जा चुकी थी। जब तक वो नहीं ऑर्डर करेंगे सुप्रीम कोर्ट कोई, तब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं कहा। लेकिन जो अर्थव्यवस्था होती है वो खेती किसानी उसकी रीढ़ मानी जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। लेकिन अगर गन्ना किसानों की हम बात करें और दूसरा किसानों की आय दोगुनी करने की बात करें, बोलिए आप। मैं कह रही हूँ कि अगर विपक्ष ये बार बार मुद्दे उठा रहा है, शुगर चीनी मिलों का मुद्दा, किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा, तो ये माने राजनीतिकरण किया जा रहा है। यहाँ के किसानों से पूछे कि कितना वो मांग उठाते हैं।
जिनके यहाँ इधर बैतालपुर यूनियन का कोई है भाई, जरा सा कोई किसान? जी है। भाई माइक दीजिएगा। हाँ। सर क्या स्थिति बदल रही है? हाँ बताइए, माइक दीजिए जल्दी से। आपका कितने दिनों का पेमेंट बाकी है? ये अच्छी बात है, पहला एक चीज महीने- इशू है, आमने सामना हो रहा है। पिछले साल के किसी गन्ना किसान का दाम बाकी है? नहीं, नहीं चलिए, एक अखिलेश महीने यादव से का हमारा बाकी है। बेहतर परफॉर्मेंस है कि नहीं है? हम एक तो चुनौती महीने के का साथ बाकी कहते हैं ना है। इस बात को। आप खुश हैं दादा? हमें खुश हैं बिल्कुल- आप? बिल्कुल खुश हैं हम लोग। मंत्री जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश मैं हैं। तो पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ये पहला ऐसा होगा टीवी शो जहां किसानों का मंत्री से आमना सामना। और बहुत अच्छी बात। सर मैं चाह रहा हूं कि अगला रोड मैप क्या है आपका, कि भाई अभी देखिए अभी साल देखिए, भर है, अभी- अब क्या किसानों के लिए ऐसा करके करेंगे आप कि जो किसानों की बल्ले बल्ले होने जा रहे हैं? कल की बजट में प्रधानमंत्री जी के वित्त मंत्री ने हाई वैल्यू क्रॉप की बात कही है, तो हमें हाई वैल्यू क्रॉप को अब उगाने का समय आ गया है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ धान गेहूं गन्ना से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के भीतर 3 बातों को विशेष रूप से फोकस किया कि हाई वैल्यू क्रॉप और वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमको इस पर काम करना होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पिछले 2 साल से ऑलरेडी हम लोग इस काम को प्रयत्नशील हैं। पूरी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों के भीतर जहां पर वाटर बॉडीज हैं, पानी है और 2-3 फीट पानी लगता है, वहां पर हम चाहते हैं कि मखाने की खेती का उत्पादन किया जाए। इसके लिए 2 साल पहले हमने आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज को बोला कि आप अपने यहाँ इसके प्रयोग को शुरू करिए। यद्यपि वहाँ की ज़मीन बहुत कंकड़ीली और ऊसर से भरी हुई है, फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के वाइस चांसलर और वहाँ के वैज्ञानिकों के कि उन्होंने भी उस साल काम शुरू किया। हमें सफलता नहीं मिल पाई। गत वर्ष जो हमने लगवाए थे उसमें हमें 1 कुंटल बीज वहाँ से उपलब्ध हुआ। इस साल हमने उसको कहा है कि जो तराई के जो केवीके जिनके कृषि विज्ञान केंद्र जिनके पास तालाब हैं और 2-3 फीट पानी उसके भीतर रहती है, उस तालाब के भीतर मखाने का खेती प्रारंभ करें। यहाँ के किसान भाइयों से इनके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ आपके जी न्यूज़ से कि पूरे उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट के भीतर यदि वो मखाना की खेती को प्रारंभ करते हैं तो गेहूं, धान और गन्ना की तुलना में उससे बहुत ज़्यादा आमदनी उनको होने वाली है। तो इस पर फोकस है आपका? अब पूरी बात सुन लीजिए भाई। उसके लिए 3 दिन पहले मैं सिद्धार्थ नगर गया था और वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र पर भी गया था। यह समय है फरवरी का महीना, उसी समय मखाना खेत डाला जाता है। तो जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं या आपके माध्यम से जिन तक ये आवाज़ पहुँचेगी, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको यहाँ से दरभंगा मखाना इंस्टीट्यूट को लेकर के जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। और हार्वेस्टिंग का तरीका थोड़ा उसका कठिन है, तो उस तरीके को भी सीखने के लिए उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जब खेत में वहाँ पर आ जाएंगे तो हम यहाँ से एक टीम भेजेंगे हार्वेस्टिंग के लिए। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो मध्य उत्तर प्रदेश है, खासतौर पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, ये सब जिले इसके भीतर कवर किए जा सकते हैं। तो यहाँ के किसानों का एक नियोजित तरीके से उनका हम प्रशिक्षण कराने वाले हैं। गत वर्ष हमने अयोध्या से कुछ लोगों को भेजा था जो लोग आकर के काम शुरू किए। अब उसका विस्तार करना है, एक काम। दूसरा, चिया सीड। चिया सीड वो है जो आप में से जी न्यूज वाले तो लोग और ख़ासतौर पर महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। तो चिया सीड कितना वैल्यू है? काजू से कम कीमत तो चिया सीड की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट में चिया सीड कैसे पैदा की जा सकती है, इसके लिए भी आचार्य नरेंद्र देव में चिया सीड के लिए, किनोवा के लिए, रामदाना के लिए, मखाना के लिए
75 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शुरू कराई है। अब इसके बाद पूछना हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए, आप एक बड़े लीडर हैं सर, और किसानों पे आपने बहुत सारी बातें, और बहुत अच्छी बात हुई कि हमने किसानों से आमना सामना कराया। बहुत कम मंत्री सवालों से बचते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात रही। लेकिन मैं कुछ और अच्छे सवाल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, जल्दी जल्दी और एक दो सवाल है, क्योंकि अब चुनावी साल है सर। लग रहा है कि योगी सरकार कमबैक करेगी, फिर से हैट्रिक लगेगी, और उधर विपक्ष पीडीएफ फॉर्मूला लेकर आ रहा है। देखिए, योगी सरकार को हैट्रिक लगाना है। परफॉर्म प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का जितनी अच्छी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने किया, आज सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं, दुनिया के भीतर भी उसका आकर्षण है, दुनिया के भीतर भी है जी। अभी देवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी गए थे, भारत सरकार के भी तमाम कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेकर के उनके मंत्री और काफ़ी लोग गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी के स्टॉल में भीड़ लगी तो उत्तर प्रदेश के भीतर। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, शायद सुरेश खन्ना जी गए थे, सुरेश खन्ना जी गए थे। अपने राज्य में तो 1 लाख करोड़ का निवेश लाना कठिन था आज से 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में। देवोस में 3 लाख करोड़ का 2,97,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिल गए उत्तर प्रदेश को। अब आप सोचिए कितनी हाई कंपटीशन रही होगी कि 6 राज्य का मुख्यमंत्री, हमारे चंद्रबाबू नायडू भी गए थे, मेरे से उनसे बात हुई थी, वो बोले थे कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, हम रहेंगे नहीं, इसीलिए मुझे तिरुपति उधर जाना था, मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी निवेशक, दुनिया के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दिया कि यह निवेश पिछले वर्षों में 9 वर्षों में हम लोगों योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयास से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आशीर्वाद इसलिए कि भारत सरकार कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करती है अपने हर परियोजना। हमें 40,000 करोड़ रुपए का डिफेंस कॉरिडोर भारत सरकार ने दिया, और आज लखनऊ में हमारा ब्रह्मोस जा करके और सिंदूर ऑपरेशन में कमाल दिखाया, ये वही उत्तर प्रदेश है, ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश। तो ये तस्वीर 42 लाख करोड़ रुपए के निवेश तक हमको लोगों को मिले। लगभग 15 लाख का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पूरी हो चुकी है। अभी ली लैंड जैसे लोगों ने 18,000 करोड़ रुपए का लखनऊ में निवेश करके और अपनी मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे। बजट है मैन्युफैक्चरिंग की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। बिल्कुल, ये जो बजट है, तो मैन्युफैक्चरिंग आएगी तो जो स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं, रोजगार को तो उन्हीं को अवसर मिलेंगे। इसीलिए मोदी जी ने क्या शुरू किया, पिछले 7 साल से स्किल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र के भीतर आप एक कुशल कारीगर या कुशल इंजीनियर के रूप में या चिकित्सक के रूप में उभरे। जहाँ जाएं दुनिया में आज मांग हो रही है। इजराइल हमसे आदमी मांग रहा है, रसिया हमसे आदमी मांग रहा है, खेती के बारे में के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से मांग रहा है। तो आपको नहीं लगता कि नहीं उत्तर प्रदेश में कुछ आज उत्तर प्रदेश कुछ विशिष्ट है? तो इसलिए जो दुनिया के लोग यदि समझ रहे हैं तो यहाँ की जनता तो जरूर उसको समझेगी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार का परफॉर्मेंस जितना बेहतर रहा है कि हम 2.25 लाख करोड़ रुपए से उठ करके और आज 8.25 लाख करोड़ रुपए पर इस 8 साल के भीतर पहुंच गए। हमारा जीएस वैल्यू 3.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 27 लाख करोड़ रुपए तक हो गया। भारत सरकार के बजट का आधा जीएसबीए वैल्यू उत्तर प्रदेश का है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का। यानी आपको लग रहा है कि 3rd बार फिर तीसरी हैट्रिक बन रही है? जी, हैट्रिक बन रही है योगी सरकार। अभी बिहार में हमने देखिए ना 5वीं बार करके आए हैं। हाँ, और पीडीएफ फॉर्मूले को कैसे देखते हैं? कौन दुनिया का कौन सा कोई डेमोक्रेटिक देश बनाइए जिसमें कंटिन्यूअस 5 बार उसकी सरकार बन गई हो। बिहार में हमारी एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार ने वो भी रिकॉर्ड बना दिया। विपक्ष का पीडीए चलेगा, समाजवादी पार्टी का? पीडीए जब चुनाव आता है तो पीडीए, और वोट खत्म हो जाता है तो डिवाइडेड।
तब एक नगर पालिका का चुनाव हो जाएगा तो एक दूसरे का सर तोड़ने लगते हैं। वह पीडीए जनता समझ चुकी है कि ये रंगे हुए सियार हैं, इनको ये रूप बदल करके आते रहते हैं, इनको पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं, सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है। यूजीसी, देखिए यूजीसी किससे आया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ने ये आदेश दिया कि इस कानून को कठोर करिए। किसको? यूजीसी को। जो बच्चे बहुत सारे जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो यूजीसी का मतलब ही नहीं समझते। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो मैनेज करती है उसको। मैं इस पर बहुत बहस करना नहीं चाहता क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर है, लेकिन सरकार का उसमें रोल बहुत कम रहा है जी। और इसलिए उसके बारे में गलतफहमी पैदा करना उचित नहीं है। सर क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, मेरा एक सवाल। जिन्होंने कहा था कि इसको सख्त करिए, अब वही कहते हैं कि नहीं अब इसके बारे में विचार करिए। तो उन्होंने जो सोचा वो आगे वो देखेगी, सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। चलिए, ये तो रही राज्य के बात, मुद्दे, देश के मुद्दों पे आपने तमाम बातें कही। अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को इस मंच से क्या कहेंगे, क्योंकि अब चुनावी बरस है, क्या मैसेज देंगे कि भैया हम ये देंगे अभी इस साल आपको और ये हमने अब तक दे दिया? देखिए, हम लोग कहते कम है, करते ज्यादा हैं। यहां जो सामने आपकी सड़क है ये 4 लेन होने जा रही है। अभी इसी पिछले कैबिनेट में हमने 292 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जो देवरिया से लेकर के और कुशीनगर तक जोड़ेगी 33 किलोमीटर। वाराणसी के सारनाथ से और भगवान गौतम बुद्ध जी की परिवार निर्वाण स्थली कुशीनगर को जाने के लिए कैसा ये टूरिज्म आगे की ओर बढ़ेगा, आप इसकी कल्पना इससे कर लीजिए। तो हम लोग जो निर्णय करते हैं उसके पीछे एक व्यापक दृष्टि के, दूरदृष्टि के साथ उसको करते हैं। अब एक यहाँ से ईस्टर्न कॉरिडोर निकाल रहे हैं देवरिया और कुशीनगर के बीच में से। इस ईस्टर्न कॉरिडोर पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, जो सीधे श्रीनगर से ले जाकर के गुवाहाटी को जोड़ेगा। तो ये वही कर सकता है जिसने को समझ है कि आगे देश को कैसे चलना है। तो हम लोग उस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। आज देवरिया जिले के 8 स्थानों को हम लोगों ने, अभी फोकस है ना उसमें, शहरी क्षेत्रों के ऊपर टाइप 2, टाइप 3 शहरों के। हम तो टाइप 5 को हम लोग शहर बना दिए। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, सलभ मणि त्रिपाठी जी, यही हम लोगों ने बैतालपुर में बना दिया है टाइप 5 पर, 5th 6th सीढ़ियों से ऊपर उठ करके। बगल में भलवनी है, उसको बना दिया। मदनपुर है रुद्रपुर के पास, उसको बना दिया। यहीं से आगे बढ़ेंगे तरकुलवा, उसको बना दिया। बगल में जाएंगे बिहार के साइड में तो पथरदेवा को बना दिया। NH पर जाएंगे तो हेतिमपुर को बना दिया। तो यह आज से नहीं कर रहे हैं इस काम को। भारतीय जनता पार्टी जिस समय आई थी उसी समय से वो कह करके चल रही है कि हमको भारत को देश का गुरु, विश्व गुरु बना करके दुनिया का बनाना है, यानी सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और जब कल्याण सिंह जी थे तब से लेकर के और योगी आदित्यनाथ जी तक हम सब लोगों ने बार बार उस प्रतिबद्धता को दोहराई है कि देश का सर्वोत्तम राज्य यदि कोई बनेगा तो उत्तर प्रदेश बनेगा। सर्वोत्तम राज्य में ही देवरिया भी आएगा और उसी में भी पथरदेवा आएगा। और इसलिए प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना है तो देवरिया के सभी सीटों को फिर से कमल के फूल को खिलना होगा, यह मैं अपील करना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सभी तमाम मुद्दों पर बात रखी और जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए, क्योंकि उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। लोगों से खुद कहा कि भैया बताइए हमने कितना काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक खास बात ये रही इस इंटरव्यू में, क्योंकि ये लाखों लोग लाइव भी देख रहे हैं, पहुंचेगा लाखों करोड़ों तक, जनता तक। सबसे बड़ी बात है कि वाकई में यूपी में आप क्या क्या योजनाएं देंगे किसानों को, क्या क्या दे चुके हैं, वो लोगों तक पहुंचेगी इस इंटरव्यू के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिलते हैं फिर चुनाव के मैदान में आपसे, क्योंकि अब चुनावी बिगुल लगभग बच चुका है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, कि कृषि क्षेत्र के भीतर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, उसमें 2 बातें और फोकस की हैं, स्वावलंबी भारत और स्वदेशी भारत। कहा है ना,
उसका थीम ही है स्वावलंबी और स्वदेशी। हमने उत्तर प्रदेश के भीतर 300% ऑयल सीड का उत्पादन बढ़ाया है इन अवधि के भीतर। देश के भीतर 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऑयल खाने वाला तेल इंपोर्ट होता है और 70 लाख मेट्रिक टन करीब 30,000 करोड़ रुपए का दाल आयात होता है। जी। हम लोगों ने पिछले 5 साल से इस बात को प्रयास किया कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को इसमें आत्मनिर्भर बना दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने 4 विशेष योजनाएं कृषि क्षेत्र के भीतर लाई। निःशुल्क तिलहन योजना, उत्तर प्रदेश निःशुल्क तिलहन योजना, निःशुल्क उत्तर प्रदेश दलहन योजना, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना। अब उसमें से बाकी तो कर ही रहे हैं, 2 चीज़ों को मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी तब 12 लाख मेट्रिक टन ऑयल सीड पैदा होता था, यानी सरसों और तेल पैदा करने वाली अनाज। पिछले साल 35 लाख मेट्रिक टन हुआ है। 12 तिहाई कितना होता है? बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि। 9 साल में 300% बढ़ना आपको क्या समझ में आता है? चोरी हुई है? नहीं, उपलब्धि है, मैं तो कह रहा हूं सर, उपलब्धि है। 23 लाख मेट्रिक टन दाल पैदा होता था, पिछले साल 31 लाख मेट्रिक टन हुआ है। तो 8 लाख 25% इंक्रीज किया जाना जी। क्या आपको नहीं लगता कि नहीं उत्तर प्रदेश को के किसानों को दलहन और तिलहन से, गन्ना से ज़्यादा कीमत उससे मिलना शुरू हो गई है? जब आप अभी भी जाएंगे तो यदि 1 महीना पहले आप चले होते दिल्ली से और बाय रोड आप किसी भी एक्सप्रेस वे या किसी भी रोड पर जाते तो दाएं और बाएं पीली सरसों ने दिया रंग देखो, जो हमारे राष्ट्र कवि महोदय ने लिखा था, आज उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो पीलापन, यही पीला और केसरिया फिर उत्तर प्रदेश में रंगेगा। ये चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद है कि आप छुट्टा जानवरों से भी लोगों को निजात दिलाएंगे, खाद की कालाबाजारी से, देवरिया में रोजगार के द्वार भी खुलेंगे, शुगर मिल का भी स्थिति आप बदलेंगे। जो कुछ मुद्दे जो लोगों ने मुझे कहा कि ये जरूर पूछेगा मंत्री जी से, मैंने वो भी सवाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मंच पर ही रहें और अब वक्त हो चला है उन लोगों को सम्मानित करने का जिनकी वजह से हमारा आज का कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। मैं रमेश चंद्र सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर रहें और अब बारी बारी से मैं नाम अनाउंस करती हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मंच पर आएगा। संजय निषाद जी हमारे बीच आ चुके हैं, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सशक्त और जनप्रिय नेता संजय निषाद जी, निषाद समाज की आवाज बुलंद करते रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्षरत व्यक्तित्व है इनका। सुरेश गुप्ता जी, मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं, स्टील फार्मा के प्रबंध निदेशक हैं सुरेश गुप्ता जी। शैलेंद्र गुप्ता जी रेस्टो संचालक हैं। अगला नाम है अवनिंद्र त्रिपाठी जी का, प्रधानाचार्य हैं अवनिंद्र जी। विभा पांडे जी स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। प्रमोद पांडे जी प्रगतिशील किसान। राणा प्रताप सिंह जी प्रगतिशील किसान।
डॉक्टर रजनी पटेल, प्रधानाचार्य हैं देवरिया मेडिकल कॉलेज की। HK मिश्रा जी, CMS हैं देवरिया हॉस्पिटल सदर से। डॉक्टर बबीता कपूर, गायनी हेड है मेडिकल कॉलेज देवरिया से। और अब मैं रमेश चंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंत्री जी का सम्मान करें मोमेंटो भेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।